हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलिटी। आपका जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें कंसंट्रेशन हम डिस्कस कर रहे थे। आपने एक सीखा था पर्सन कंपोजिशन, फिर हमने मोलैरिटी सीखा, फिर आपने मोलैलिटी का कंसेप्ट भी सीखा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी एज सच आपकी बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। फेडरल की बुक में नॉर्मलिटी का कंसेप्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इट्स नॉट टू सो, मतलब इतना हम नहीं कहेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स है, बस इसकी बेसिक क्लियर करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ लेट्स बिगिन विद द नॉर्मलिटी। ठीक है, तो आप देखेंगे नॉर्मलिटी जो है ये भी कंसंट्रेशन को समझाने का एक तरीका है, और नॉर्मलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। ठीक, नंबर 1। अब नॉर्मलिटी है क्या? नॉर्मलिटी का मतलब है नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ इक्विवेलेंट, या आप इसमें से ऑफ काट दें तो भी चलेगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट जो हैं वो पड़े हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पड़े हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन द 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड द नॉर्मलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन इन द लीटर। तो क्योंकि ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट है, नीचे वॉल्यूम है लीटर में, तो उसका जो यूनिट आएगा, जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो उसका जो यूनिट आएगा वो आएगा ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर। अब वॉल्यूम तो आप जानते हैं कि लीटर में हमने लिया है। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर में है, उसको लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक और टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो टू एक्सप्लेन व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, इससे पहले कि हम ग्राम इक्विवेलेंट को सीखें, पहले आपको सीखना होगा एक वर्ड, एंड दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। अगर इक्विवेलेंट मास समझ जाएंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट जो है उसका कंसेप्ट आप जल्दी से जो है कैच कर लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं कि व्हाट आई मीन बाय द वर्ड इक्विवेलेंट मास, और इसी इक्विवेलेंट मास से फिर हम ग्राम इक्विवेलेंट की तरफ मूव करेंगे। तो इक्विवेलेंट मास जो है इसकी डेफिनेशन है, यू कैन सी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय x। किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है या मोलर मास आप कहें, उसको हम क्या करेंगे, x से करेंगे डिवाइड। और यहाँ पर x जो है, x इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। x क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर। तो इससे पहले कि मैं आपको इक्विवेलेंट मास में मास को हम x से डिवाइड करें, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर x जो वैलेंसी फैक्टर है ये क्या है। वैलेंसी फैक्टर को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी वैलेंसी फैक्टर जिसको हम x कहते हैं, तो आप देखें कि फॉर एसिड्स, फॉर बेसिस एंड फॉर सॉल्ट, x फैक्टर जो होता है, वैलेंसी फैक्टर जो होता है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ताकि हम उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को जब हम x से डिवाइड करें तो हमें इक्विवेलेंट मास का पता चले, और जब इक्विवेलेंट मास का पता चलेगा तभी हम सीखेंगे क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। तो चलो भाई, x सीखने के लिए पहले आते हैं एसिड जो होते हैं इनके x की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, या एसिड जो होते हैं उसके x की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट होती है। तो याद रखिए कि किसी भी एसिड की जो x की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है उसकी बेसिसिटी के। मतलब हाउ मेनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन आर प्रेजेंट इन द एसिड, दिस इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा कि बेसिसिटी जो होती है वो किसी भी एसिड के अंदर मौजूद रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन को कहते हैं। तो किसी भी एसिड में जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होंगे वही उसका x होगा। मिसाल के तौर पर अगर HCl है, तो आप जानते हैं कि HCl में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन सिर्फ एक है, तो हम कहेंगे कि इसके x की वैल्यू 1 है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन जो है, जो पॉजिटिव आयन होते हैं, ये 2 हैं। इस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड के लिए x की वैल्यू 2 है। इसी तरह से मुख्तलिफ फास्फोरस एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, इन एसिड्स को देखें, जैसे H3PO4 है, H3PO3 है, H3PO2 है। इन एसिड्स की जो x की वैल्यू है वो मैंने लिख दी है, ये आपको याद रखनी है। इन एसिड्स में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 3 है,
हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर भी 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 3 है, लेकिन X की वैल्यू जो है वो हर किसी की अलग अलग है। उसकी वजह ये है कि ये जो मुख्तलिफ एसिड्स हैं H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2, इन एसिड्स में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन अलग अलग होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो याद रखो कि पहले केस में H3PO4 X इज इक्वल टू 3, H3PO3 में 2 और H3PO2 में 1 होता है। तो ये बात याद रखो इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी अगर फर्ज करें कि हमारे पास नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड जो होगा उसमें भी X की वैल्यू 1 होगी, या फिर सपोज कर लें कि हमारे पास एसिडिक एसिड है तो एसिडिक एसिड जो है इसमें भी X की वैल्यू हम 1 कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोनों एसिड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 1-1 है। तो जब भी किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को X से डिवाइड करेंगे तो आप उस कंपाउंड का आपको मिलेगा क्या, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास से फिर हम सीखेंगे क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। तो चलो देखते हैं कि बेसिस जो होते हैं उसकी जो X का फैक्टर जो है, वैलेंसी फैक्टर जो है वो किसके इक्वल है। बेसिस जो भी होते हैं उनके X की जो वैल्यू है वो उस बेस की एसिडिटी के इक्वल है, और किसी बेस की जो एसिडिटी होती है वो इक्वल होती है बेस में मौजूद रिप्लेसेबल OH आयन। किसी भी बेस में जितने रिप्लेसेबल OH आयन होंगे वही उस बेस के X की वैल्यू होगी, और फिर जब हम उस बेस के मॉलिक्यूलर मास को X से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो आप जरा देखें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें रिप्लेसेबल OH आयन जो नेगेटिव है ये सिर्फ एक ही है तो X की वैल्यू 1 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें जो OH आयन है वो 2 हैं तो इसके X की वैल्यू 2 है। तो मुख्तलिफ जो बेसिस होते हैं उसमें रिप्लेसेबल OH आयन अलग अलग होते हैं, तो हर किसी की जो X की जो वैल्यू होगी, वैलेंसी फैक्टर जो होगा हर किसी का वो अलग अलग होगा। एसिड का बेसिसिटी के इक्वल है और बेसिस का जो है उसकी एसिडिटी के इक्वल है। लेकिन जो साल्ट्स होते हैं, साल्ट की जो वैलेंसी फैक्टर है X वो किसके इक्वल है। कोई भी साल्ट होगा तो उसके X की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होती है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द केटाइन। जो केटाइंस होते हैं साल्ट में, यू नो दैट कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों होते हैं। हालांकि आपको ये भी पता होगा कि किसी साल्ट में जितनी पॉजिटिव चार्ज होती है केटाइन पे उतनी नेगेटिव चार्ज होती है एनाइन पे। तो हम डेफिनेशन दोनों साइड से ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है भाई साल्ट के X की वैल्यू जो है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन है, आप इसकी जगह भी ये भी कह सकते हैं टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन। जो एनाइन है उस पर टोटल नेगेटिव चार्ज कितनी है वो आपका X होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास NaCl है तो आप देख सकते हैं NaCl में सोडियम 1 पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज 1 है तो X की वैल्यू 1 है। मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम की चार्ज 2+ है तो इसके X की वैल्यू 2 है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इसमें X की वैल्यू 3 है, या उसकी चार्ज जो है एल्यूमिनियम की 3 है तो उसके X की वैल्यू 3 है। तो यू गॉट द पॉइंट कि हम डिफरेंट मटेरियल के लिए, एसिड के लिए, बेसिस के लिए और साल्ट के लिए X कैसे ढूंढें। और आप जानते हैं कि X जो है इसको मॉलिक्यूलर मास से जब डिवाइड करेंगे तो ही अब हमें इक्विवेलेंट मास मिलेगा। तो चलते हैं आगे कि जो आपका जो X है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये बात हो गई। अब चलते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट मास से पहले इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो आप देखेंगे मैंने छोटी सी हेडिंग दी है, एंड आई हैव रिटन कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पर मैं दो तीन कैलकुलेशंस आपको समझा रहा हूँ, जैसे नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। पहले एसिड्स के लिए, फिर बेसिस के लिए और फिर साल्ट के लिए। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एसिड्स की। सपोज HCl का हम ग्राम इक्विवेलेंट मास से पहले जो है हम इक्विवेलेंट मास निकालना सीखते हैं, ठीक है। लेट्स सी, HCl जो है इसका मॉलिक्यूलर मास है 36.5 और HCl के X का फैक्टर जो है वो 1 है। जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी एसिड, बेस या साल्ट का आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट मास का मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय X। तो मॉलिक्यूलर मास 36.5 है, HCl में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 1 है तो उसको डिवाइड किया 1 से, जो उसका X का फैक्टर है, तो उसका आंसर है 36.5। पर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं 98 है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 2 हैं तो उसके X की वैल्यू 2 हुई, तो इसका आंसर क्या आया, 49। तो अगर कोई पूछे कि बताओ कि HCl का इक्विवेलेंट मास कितना है तो कहेंगे 36.5। सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना है तो आप कहेंगे 49। जब 49 कैसे आया, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास को हमने डिवाइड किससे किया, X से किया है। इसी तरह से बेस में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखें,
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका मॉलिक्यूलर मास 40 है, लेकिन इसमें रिप्लेसेबल OH साइन सिर्फ एक है, तो हमने डिवाइड किया 1, क्योंकि X की वैल्यू 1 है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट मास है वो आया 40। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास 74 है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें जो X का फैक्टर जो है, जो वैलेंसी फैक्टर है या चार्ज ऑन कैटाइन जो है वो आप देख सकते हैं कितनी 2 है, तो इसका आंसर क्या आया 37। इसी तरह से दो साल्ट मैंने लिए हैं, तो दो साल्ट जो हैं इसमें सोडियम के आयन 2 हैं सोडियम कार्बोनेट में, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 2+ है, टोटल नेगेटिव चार्ज भी 2 नेगेटिव है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है 106, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो सोडियम कार्बोनेट जो है उसका इक्विवेलेंट मास आया 53। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1, जो कि कैलकुलेशन में आपको पहले ही बता चुका हूं। चलो इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बजाय इसको हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। अगर ये साल्ट है सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 58.5 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट मास आएगा वो 58.5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम के केस में, सोडियम क्लोराइड के केस में जो पॉजिटिव चार्ज है टोटल वो 1 होती है, तो x 1 के इक्वल है, तो 58.5 डिवाइड बाय 1, नाउ आंसर विल बी 58.5 ग्राम। तो ये जो मासेस हैं 36.5, 49, 40, 37, 53 and 58.5. Now these are all equivalent masses of the respective compound. हम इसी equivalent mass के थ्रू हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जिनको पर लीटर में जब लिया जाएगा तो कहेंगे नॉर्मलिटी। अभी नॉर्मलिटी बाकी है, लेकिन नॉर्मलिटी को समझने के लिए मैंने आपको कहा था कि जिसकी डेफिनेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अभी मैंने आपको यह भी कहा कि ग्राम इक्विवेलेंट को सीखने के लिए आपको इक्विवेलेंट मास का आना चाहिए, तो अभी हमने इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना सीख लिए। अब हम ग्राम इक्विवेलेंट, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, इसको सीखेंगे और फिर सीधे आएंगे नॉर्मलिटी के नॉर्मलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जरा देखें कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर कैलकुलेट करने हैं तो फिर हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास यही जो हमने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड का जो गिवन मास है, अगर उसी कंपाउंड के गिवन मास को उसी कंपाउंड के इक्विवेलेंट मास से अगर डिवाइड करोगे तो फिर आपको मिलेगा क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये बिल्कुल मोल की तरह है, जैसे मोल कैलकुलेट करते हैं तो गिवन जो मास होता है उसको डिवाइड करते हैं मोलर मास से या मॉलिक्यूलर मास से, लेकिन यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो गिवन मास को डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास से। तो चलो कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, जैसे नंबर 1। अब पहला क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा देखो, इवन लिखा हुआ है क्वेश्चन, बस सॉल्यूशन पे जाते हैं कि सॉल्यूशन कैसे होती है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मास जो गिवन है वो 0.98 ग्राम है। इसके आपको ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, मैंने कहा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास। क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक एसिड का जो गिवन मास है वो 0.98 है, तो मैंने लिखा 0.98। इसी सल्फ्यूरिक एसिड का जो इक्विवेलेंट मास है वो है 49, जैसे कि आप देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का जो इक्विवेलेंट मास है वो क्या है, 49। अच्छा, ये 49 कैसे आया कि सल्फ्यूरिक एसिड के मोलर मास को मैंने डिवाइड किससे किया, 2 से, और 2 क्या है, x, और x क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इन द एसिड। तो ये सारी सीक्वेंस याद रखनी है। तो इस तरह से अगर हम 0.98 को जब 49 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपका आंसर आएगा 0.02। इसकी कैलकुलेशन आप सेल्फ कर लें, मैंने इसका आंसर डायरेक्ट ले लिया है। तो दिस इज द ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन द सल्फ्यूरिक एसिड इफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 0.98 ग्राम। यानी सल्फ्यूरिक एसिड अगर 0.98 ग्राम है तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होंगे वो 0.02 होंगे। सिमिलरली मैं एक और क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट हियर। अब देखिए कि मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन द 53 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट के 53 ग्राम में सोडियम कार्बोनेट के ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, तो फिर फार्मूला वही है। फार्मूला क्या है, गिवन मास, ठीक है। इस केस में गिवन मास जो है वो आप देख सकते हैं कितना, 53, और डिवाइड भी मैंने 53 से किया है। अच्छा, डिवाइड मैंने 53 से क्यों किया, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो आप देखें
ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका इक्विवेलेंट मास 53 है। अब ये 53 कैसे आया? तो मैंने क्या कहा था कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। जब भी हम किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को एक्स फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ये हमारा होगा इक्विवेलेंट मास। तो किसी भी कंपाउंड के गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ग्राम इक्विवेलेंट। इस केस में 53/53 दैट विल बी 1। तो सोडियम कार्बोनेट का अगर 53 ग्राम होगा तो इस सूरत में इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास जो है वो कितना आएगा? वो 1 आएगा। तो आई होप कि ये बात आपकी समझ आ गई होगी कि इक्विवेलेंट मास क्या है, यहाँ पर x का मतलब क्या है, और तीसरी पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये कि इक्विवेलेंट मास क्या है। और इक्विवेलेंट मास के बाद हम ग्राम इक्विवेलेंट मास जो है या ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये हम कैलकुलेट करना सीख गए हैं। तो अब आप जब इतना कंसेप्ट सीख गए हैं तो अब आप कैपेबल हैं कम से कम नॉर्मलिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, कि अब हम नॉर्मलिटी पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं कि नॉर्मलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मलिटी का जो क्वेश्चन है इसको आप दोबारा देखें कि फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ 500 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी 500 ml सॉल्यूशन है जिसमें हमने 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को डिज़ोल्व किया हुआ है। बताना आपको यह है कि 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जब 500 ml सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाएगा तो उस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी। तो आप देखें कि नॉर्मलिटी जो है इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कि हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं उसको सॉल्यूशन में लेते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम कितना लेते हैं? लीटर में। तो चलो आते हैं कि सॉल्यूशन पे कि सॉल्व कैसे करना है। लुक एट हियर। अब ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था? ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का तरीका है कि गिवन मास दैट इज 0.98 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास 49 है। सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना है? 49 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का है वो है 500 पर 500 मिलीलीटर से। इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 500 को हमने डिवाइड कर लिया किससे? 1000 से। अब ये है सॉल्यूशन जिसको आपने सॉल्व करना है। तो यू कैन सी 0.98 डिवाइड बाय 49 सेम एज इट इज 0.98 डिवाइड बाय 49। नीचे वाला फैक्टर डिवाइड हो रहा है, इसको मैंने साइन कन्वर्ट कर दी मल्टीप्लाई में। तो 1000 अब 500 नीचे, 1000 अब 500 नीचे। अब आते हैं इसकी सॉल्यूशन पे। तो ज़रा देखें कैसे। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसकी पॉइंट को मैंने रिमूव कर दिया। तो मैंने ले लिया 98, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मैंने नीचे ले लिया 100। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब इसके आगे ये है कि ये 2 0 अगर हम 2 0 से कैंसिल कर दें और ये वाला 0 इस 100 से कैंसिल कर दें तो फिर आप देखें कि 49 जो इसका टेबल 1 टाइम और 98 जो है इसमें टेबल जाएगा 2 टाइम। तो 5 × 10 50 और ये हो गया 2। तो हमारी कैलकुलेशन जो है ये होगी 2/50। व्हेन यू आर सॉल्विंग द 2/50 now this will be equal to 0.04। तो अब हमारी जो सॉल्यूशन है इसकी नॉर्मलिटी क्या आई है? 0.04। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये एक सैम्पल क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन को नॉर्मलिटी के वे में लेना है, नॉर्मलिटी सॉल्यूशन में जानी है, तो फिर आप देखें कि कंपाउंड, जैसे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, आपको कंपाउंड कोई और मिल सकता है। आप देखें कि मैंने गिवन मास 0.98 लिया, आपको कंपाउंड का मास कोई और दिया जा सकता है। अच्छा, मैंने वॉल्यूम 500 लिया, आपको वॉल्यूम हो सकता है कोई और चेंज दिया जाए। तो इस तरह से इन 3 जो डेटा हैं इनको आप चेंज करते जाएं और मुख्तलिफ न्यूमेरिकल से उसकी प्रैक्टिस करते जाएं। तो याद रखो कि नॉर्मलिटी का कंसेप्ट जो है वो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास जो होता है उसको हम डिवाइड करते हैं इक्विवेलेंट मास से, और इक्विवेलेंट मास जो होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं x से। और x का मतलब होता है वैलेंसी फैक्टर। और x कैसे फाइंड किया जाता है? फॉर एसिड्स, फॉर बेसिस एंड फॉर सॉल्ट। ये चीज़ें आपके नॉलेज में होंगी, ये इस लेक्चर में मैंने आपकी जो है वो क्लियर कर दी है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।